नजर आ रही है। आज हम देखेंगे कि बेसल फंक्शन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन देख चुके हैं, उसको गामा फंक्शन में एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देखा था, फर्स्ट बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड देखे हैं, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड देखे हैं हमने। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था। अब हमने ये देखना है कि अब जब हमने बेसल इक्वेशन सॉल्व कर ली हुई है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, तो कोई और बेसल फंक्शन, अगर कोई और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, तो क्या मैं उसको बेसल फंक्शन में अगर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? अगर बेसल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है उसका सॉल्यूशन वही बेसल फंक्शन वाला होगा। तो मुझे ये करना है कि मुझे कोई गिवन हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं देखूंगा कि वो बेसल फंक्शन में लिखी जा सकती है, उसको बेसल इक्वेशन बनाया जा सकता है। अगर उसको बेसल इक्वेशन बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन हमें पता है। तो बेसल इक्वेशन हमारे पास ये है 1, ठीक है। और अक्सर ऐसे कई केसेस में होता है कि आप जो आपके पास गिवन इक्वेशन होते हैं, जो इस केस में 2 है, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 1 में, जो कि बेसल इक्वेशन है, बाय चेंज ऑफ पैरामीटर। तो आप इस केस में जो ये इक्वेशन गिवन है, आपको पता है बेसल इक्वेशन ये है, तो मैं t को अल्फा x पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ, t अल्फा x वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करने पे y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड t डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ये अल्फा है, और बाकी आपके पास टर्म रहेगी dy dt, अल्फा dy dt। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू अल्फा टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अगेन अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो यहाँ पे मेरे ख्याल में क्लियरली नजर नहीं आ रहा। सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा बाय चेन रूल? ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दूसरे चेन रूल अप्लाई किया हुआ है dd dt और dt और dx, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था। इस केस में y की जगह पे ये पूरी टर्म है डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म हमने फाइंड की हुई है, और वो ये है अल्फा dy dt, ये अल्फा dy dt। सर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। ये टर्म हमने फाइंड की हुई है dy dt, ठीक है। और इसका दोबारा आप डेरिवेटिव लोगे, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा स्क्वायर हो गया बाहर आके, और इसका डबल डेरिवेटिव हो गया, ठीक। अब इक्वेशन 2 में आप ये दोनों डेरिवेटिव पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव y सेकंड डेरिवेटिव, ये टर्म हमने फाइंड की है, y डबल प्राइम पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, y सिंगल प्राइम पे सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। और आप जब ये पुट करोगे, जब ये इस केस में हुआ है, ठीक है, अल्फा अल्फा से कैंसिल है, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल है, यहाँ फिर इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस t, डबल डेरिवेटिव ऑफ सिंगल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t प्लस t स्क्वायर माइनस v स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये देखो बिल्कुल ये बेसल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमें पता है वो क्या है। बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन है आपके पास फर्स्ट काइंड प्लस सेकंड काइंड JVT प्लस, इस केस में पैरामीटर हमारा t है, t की वैल्यू आप पुट करोगे अल्फा x, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये पूरा एसेंस है हमारा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में चेंज करने का। बेसल इक्वेशन में जब हमने चेंज कर लिया बेसल इक्वेशन का, हमें सॉल्यूशन पता है। तो आपके पास 3 जो है वो जनरल सॉल्यूशन है, फर्स्ट ये इस वाली इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन। अगेन एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बेसल इक्वेशन। तो इसमें दोबारा पैरामीट्रिकली हम इसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसको हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेसल इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। दोबारा मैंने पैरामीटर चेंज किए, पैरामीटर इस केस में क्या किया मैंने, पहले किया था t अल्फा x, इस केस में t आयोटा x। आयोटा हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा, जिसके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आयोटा इज इक्वल टू √-1। दोबारा बाय चेन रूल डेरिवेटिव, यहाँ पहले अल्फा था, यहाँ पे आयोटा आ गया, दोबारा चेन रूल, यहाँ पे अल्फा था, दोबारा आयोटा स्क्वायर आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। दोबारा पुट करोगे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस फॉर्म में, जो कि बेसल इक्वेशन। लेकिन इस केस में हमारे पास t जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो फंक्शन है, ये
बेसल फंक्शन वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, आयोटा एक्स, आयोटा वाई, जे वी, वाई वी, आयोटा एक्स, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या यही होगा जो ये जे वी आयोटा एक्स, आयोटा एक्स? नहीं, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आया हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, इसका जो रियल पार्ट होगा ना वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा 4 का। तो मैंने रियल पार्ट कैसे लिया है, वो रियल पार्ट ऐसे ले रहा हूँ, a real valued solution called a modified Bessel function of the first kind of order v। तो क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उस ऑर्डर से इसको डिवाइड कर रहा हूँ जे वी आयोटा एक्स के साथ, ताकि जो आयोटा वाली टर्म इसमें से अपेयर हो जे वी में, वो इस आयोटा से कैंसिल हो जाएंगी। ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ उसे, जितने ऑर्डर का बेसल फंक्शन है उतने ऑर्डर से मैं उसको डिवाइड करूंगा आयोटा को। तो मेरे पास क्या आएगा, ये आई वी जो रियल वैल्यूड सॉल्यूशन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। इसी तरह जिस तरह हमने बेसल फंक्शन का सेकंड काइंड डिफाइन की थी, ठीक है, जो हमें हेल्प आउट करता है जनरल सॉल्यूशन लिखने में, तो इस केस में भी हमारे पास उसी की कॉरस्पॉन्ड है सेकंड काइंड ऑफ बेसल फंक्शन, उसमें भी कुछ इसी तरह हमने लिखा था, डिफाइन किया था। तो ये हमारे पास किसके लिए ट्रू होता है, नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए, लेकिन अंडर लिमिट जो हमें एल हॉस्पिटल रूल बताता है कि ये कन्वर्ज होता है, अंडर दिस लिमिट हमारे पास ये दोनों फंक्शन डिफाइन हो जाते हैं इंटीजर के लिए भी। तो आई वी एंड के वी आर नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये ऑसिलेटरी नहीं है। मैं आपको शो कर दूँ एक मरतबा, मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गया। ये दोनों फंक्शन ऑसिलेटरी नहीं है। एक हमने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में, बेसल फंक्शंस को, और वो ये थे। यस शेयर करनी है ये। तो ये हमारे पास है, ये क्या है, जे नॉट हमने डिनोट की हुई है, तो आपको ये चीजें यही बता देंगी कि ये कि वो है किस बेसल फंक्शन ऑफ व्हाट काइंड है। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये पीडीएफ शो हो रही है, यस पीडीएफ सर शो हो रही है, ये हो रही है बेसल सर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड हो है, रही है। हो रही है ठीक है। देखो ऑसिलेटरी है, ऑसिलेट कर रहा है ये एक्स के कॉरस्पॉन्ड, तो इसके जीरो भी एग्जिस्ट करेंगे, ऑसिलेटरी फंक्शन है। इसी तरह हम देखते हैं बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है हमारे पास वाई वाले, ये देखें ये भी ऑसिलेटरी है, ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो ये दो अब वो मॉडिफाइड बेसल इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए हैं, जो दोनों शो हो रहे हैं आपको स्क्रीन में, ये देख रहे हैं, यस जीरो सर से आई ऊपर की तरफ जा रहा है, वो के जो है जब जीरो को अप्रोच करे तो फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो कोई इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करते, कोई दोनों ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और केस आप इसमें देखते हो कि जैसे आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हो सेकंड काइंड को, तो वो अप्रोच टू इन्फिनिट है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे आप करीब जाते जाते हैं जीरो के, तो ये फंक्शन ऊपर जाता है, और कोई ऑसिलेटरी फंक्शन ये नहीं है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे बेसल फंक्शन ही, बेसल इक्वेशन में ही आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि कई सारे इसमें आपको फिजिकल जो सिस्टम्स हैं वो इन बेसल फंक्शन की कैटेगरीज में आ जाते हैं। जैसे कि कोई ऑसिलेटरीज होंगे, एक तो बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंडेंट है, प्लस कि ऑसिलेट आप ये देखते हो कि उसमें जो उसका जो फंक्शन है वो ऑसिलेटरी होना चाहिए, ठीक है। जब ऑसिलेटरी होगा तो आप उस वाले दूसरे वाले फर्स्ट काइंड यूज करोगे, सेकंड काइंड यूज करोगे बेसल फंक्शन की। और अगर ऑसिलेटरीज नहीं है, और आप ये भी देखते हो कि जैसे ही आप ओरिजिन के करीब जाते हो, एक्स के जीरो होता है, तो वो डाइवर्ज करना चाहिए उसे, ठीक है। तो आपको ये फिर हिंट देता है कि ये आप मॉडिफाइड बेसल इक्वेशन यूज कर सकते हो। हमने यूज किए थे बेसल फंक्शंस, स्फेरिकल बेसल फंक्शन, वो ये देखेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में हमने स्फेरिकल बेसल फंक्शन जो यूज किए थे, वो इस केस में हम दोबारा देखेंगे। अगेन
दोबारा वही जो पहले हमने टेक्निक यूज की है, कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो और आप उस इक्वेशन को लिख सकें इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन, तो बिल्कुल वही टेक्निक कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है पैरामीट्रिक इक्वेशन का, सेकंड डेरिवेटिव लेना है आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन का, और फिर इसमें पुट कर देना है इक्वेशन को इक्वेशन में, और दोबारा ये एग्जैक्टली बेसल फंक्शन इक्वेशन बन जाएगी, तो इसका सोल्यूशन इस केस में जे है। तो आपको ये यहाँ से ये बताता है कि टी को मैंने क्या पैरामीटर लिया है, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स लिया है, ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव लिए हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद पुट किया और आपके पास ये सोल्यूशन है। अब एक और इक्वेशन है जो जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज्यादा ज्यादा मैथ से आप कह लो कि अगर आपके पास इक्वेशन को इस फॉर्म की है, ये इस फॉर्म की, ये जो अनदर इक्वेशन लिखा है मैंने 1 - 2a ओवर x y प्राइम ब्ला 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 y इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन वो ये है कि j फर्स्ट काइंड और y सेकंड काइंड, जबकि p इज ग्रेटर देन 0। हमने पैरामीटर्स में वेरिएबल क्या यूज किए हैं, इसमें जो वेरिएबल हमने यूज किए हैं bx, वेरिएबल हमने इस केस में जो यूज किए हैं दोनों को रिप्लेस किया है, z को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाए और y x को भी चेंज किया है, ठीक है। तो आपके पास ये इस रिप्लेसमेंट के बाद इस पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने के बाद वही दोबारा डेरिवेटिव्स लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, और आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल है ये कि आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन की मान एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो वैसे आपने उस इक्वेशन में इसको प्रॉपर लेके आना है, x को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बन गई, और 1 बाय 1 आपने इसको कंपेयर करना है। तो ये जो कोफिशिएंट है y प्राइम का जो साथ जो वो आ रहा है, वैल्यू आ रही है 3 ओवर x, वो किससे कंपेयर होगी, इससे 1 - 2a डिवाइड बाय x, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 1 - 2a, 2a हो गया, 1 - 2a इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये 9 वाली जो x के साथ है, 9 वाली x के साथ है, तो इस केस में आपको ये नजर आ रही है x स्क्वायर वाली तो कोई टर्म नहीं है ना, तो ये वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। जबकि ये वाली टर्म है आपके पास, ये आपको बताती है कि 20x पावर 2c माइनस 2a वो इक्वल टू किसके होगा, x की 1 x की पावर माइनस 1, उधर एग्जैक्टली 1 है, हाँ, x की पावर माइनस 1, ठीक है। तो -1 होगा, तो आपके पास यहाँ से आपके पास ये आया, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है जो उसके साथ कोफिशिएंट है, और ये इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन आपको बताती है कि -1, ये इक्वेशन बताती है 1/2c, b इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 2 आ गया। ये चारों कोफिशिएंट की आपके पास वैल्यू आ गई, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, यस, तो आपके पास सॉल्यूशन लिखा है। तो ये देखने कितने आपको वो कोई सॉल्व ही नहीं करनी पड़ी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करते हो बेसल फंक्शन में, बेसल इक्वेशन में, उसका सॉल्यूशन आपको पता है, सब पैरामीटर फाइंड करने और आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। अब उससे भी ज्यादा आप अगर इसके इन चीजों को कंपैक्ट करते जाए ना, कि प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दें इसकी बेसल फंक्शन की, तो हो सकता है कि आपको कई सारी बड़ी सारी कैलकुलेशन को बच जाए। जैसे कि एक छोटी सी ये वैल्यू JMX आपको पता है, ठीक है, और आप चाहते हो कि नेगेटिव m चाहते हो J - M, तो आपको ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन से ये इक्वेशन बता देगी कि जब तक आपको JM का पता है तो सिर्फ इसके साथ -1 पावर m लो तो J - M आ गया आपके पास, ठीक है। इससे सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसमें नेगेटिव x पुट करते हो तो आपके पास ये आ गया -1 टू पावर m। JM एट 0 की वैल्यू ये है, लिमिट x अपोजिस टू प्लस YMX, हम ये देख चुके हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है, ये हम देख चुके हैं अभी, जो मैंने ग्राफ दिखाया ना आपको बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड के, तो देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा था, नीचे से आ रहा था ग्राफ, ये बता रहा है कि जब से आप पॉजिटिव साइड से x की पॉजिटिव लाइन से आप अप्रोच करते हो 0 को, तो वो नेगेटिव पे
डाइवर्ज हो रहा है वाया। सर जी बोलो। सर ये 1 माइनस 2a 2c माइनस 2 कहाँ से आ रहे हैं ऊपर बाय कंपेयरिंग विद पैरामेट्रिक इक्वेशन के नीचे जो है ये वाली लाइन बाउंड्री कंडीशंस वरना ये वो बाउंड्री कंपेयर किया पिछली पीछे। जो इक्वेशन थी ना पैरामेट्रिक, वो इक्वेशन थी उससे कंपेयर की है। जी y प्राइम जो है, y ठीक है प्राइम का कोफिशिएंट आपके पास ये है 1 माइनस 2a डिवाइड बाय ठीक है x, ठीक है। तो वहां से आप कंपेयर करोगे, यहाँ जी पे देखो x वाली कोई x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, 1 ओवर x स्क्वायर वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो वहां से कंपेयर करोगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन से आप ये पैरामीटर फाइंड करोगे, ठीक है। ठीक है सर। अब आपको ये बता दें कि जब m अगर आपके पास इवन हो, इस ये पहली प्रॉपर्टी की बात करो, m अगर इवन पुट करो तो j माइनस m इज इक्वल टू जे एम एक्स नहीं होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा +1 आएगा ना। M और m अगर यस ऑड हो, यस अगर ऑड हो तो j माइनस एम एक्स इज इक्वल टू तो माइनस, माइनस माइनस जे एम ठीक है। होगा। और इस केस में देखो j m माइनस एक्स, इस केस में भी वही है। ये आपको सेकंड प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आपके पास m इवन है तो जे एम एज अ होल इवन फंक्शन भी इवन फंक्शन होगा। और अगर आपके पास यस m नेगेटिव है, m ऑड है, तो ये पूरा क्या होगा, तो ये ऑड फंक्शन। ओड फंक्शन यस माइनस एक्स को माइनस एक्स, यस बाहर आ चुका माइनस ठीक है। यस ये जो इक्वेशन थी आपको याद होगा, सेकंड सॉल्यूशन जो हमने फाइंड किया था बेसल इक्वेशन का, तो याद करो ये इसमें log x वाली टर्म आई थी, ये बहुत बड़ा ये वाले मैस आया था। तो ये आस्केन की ये वाली इक्वेशन है, मैंने इसका हवाला भी दिया हुआ है, ये हमने क्लासरूम में ड्राइव की थी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से देखना चाहते हो जिल में, तो जिल में आपके पास सेक्शन 2 है जो हमने केसेस डिस्कस किए थे रूट के, रूट ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, उनका डिफरेंस, अगर दो रूट का डिफरेंस इंटीजर हो, दो रूट का डिफरेंस नॉन इंटीजर हो, तो कैसे आप उसको लॉग वाली टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो वहां से आप उसको देख सकते हो, और अब वहां से आपको पता चलेगा कि जे नॉट एक्स लॉग एक्स वाली टर्म लाजमी आएगी इसके साथ, और ये इसके साथ इसको इस तरह सोल्यूशन में लिखा जा सकता है। हाँ, आप बहरहाल ये जो अगर आप आर्फिगन से डिटेल डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप अपने नोट्स देखो और ये इक्वेशन देख लो कि हमने सेकंड सॉल्यूशन कहाँ ड्राइव किया था। तो सेकंड सॉल्यूशन में हमने जो लेक्चर यहाँ पे एंड किया था, ठीक है। सर जी नोट्स सारे उधर ही रह गए हैं, आपको मेल करनी पड़ेगी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। चलो मैं ईमेल कर दूंगा। बहरहाल आप ऐसा काम करो कि ये 6th एडिशन जो है ना, वहां से ये देख लोगे तो आपको काफी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख ये उसका ठीक है उसका ये 6th एडिशन ठीक है उसका अरे ठीक है सर। अच्छा 7 भी चल जाएगा वैसे, जी। 7th एडिशन भी चल जाएगा, वो है ना पास। नहीं, 7th जो है ना ड्रास्टिकली चेंज है, वो इक्वेशन ये वाली नहीं होगी, वो तो चैप्टर ही चेंज होगा, इक्वेशन के चैप्टर ही चेंज होगा, क्योंकि आर्फकेन के जो वर्जन है ना, चले आर्फकेन के जो वर्जन है उसमें बड़ा फर्क है, 6th और 7th में अच्छा खासा फर्क है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपने 6th ही देखना चले है और उसकी ये इक्वेशन लिखी हुई है, वरना वो आपका हेडेक है अगर 7th देखते हो या 5th देखते हो, वो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। असल में 7 था पास, 6 मिला नहीं था इसलिए बोल रहे थे। चलें वो तो ढूंढ फिर एक लेंगे। काम करो, फिर सेकंड सॉल्यूशन ढूंढ लो उसमें, बेसिल फंक्शन का ना सेकंड सॉल्यूशन ढूंढ लो, उसमें ये उसने ये डेरिवेशन लाजमी की होगी इसके अंदर। चलें ठीक है। तो अब ये आप y0 x को जो जीरोथ ऑर्डर है, आप इन टर्म्स इसके लिख सकते हो ये, और ये भी उसमें आफ्टर में वैसे गिवन है ये, लेकिन मैं इसको लीनियर बाय लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि ठीक यहाँ पे आपके पास ये इसका भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, गैमा भी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम आप मल्टीप्लाई करो ये नॉट एक्स से और एक फंक्शन के साथ ऐड करो, तो आपके y0 x को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर।